ठीक है, बच्चों का भी ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, बच्चों का भी आगे से हो गया सर। ठीक है। देखिए, आज का जो मुख्य टॉपिक है वह है नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था। क्या है? महाद्वीपीय व्यवस्था। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट एक महत्वाकांक्षी शासक था। कैसा शासक था? महत्वाकांक्षी। क्या कर रहे हैं भैया? ऐसे रख रहे हैं सर जी, आ रहा आपको। हाँ सही है सर। अच्छा, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट एक महत्वाकांक्षी शासक था। आप लोग सभी लोग जानते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था आरंभ करने से पहले वह इटली, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क जैसे देशों को विजिट कर लेता है। और इंग्लैंड की चूंकि नौसेना इतनी शक्तिशाली थी, वह इंग्लैंड को हरा नहीं सकता था। आप लोग प्रायद्वीपीय युद्ध या ट्राफल्गर युद्ध में भी नेपोलियन की पराजय को आप लोगों ने देखा है। यानी आप कह सकते हैं, देख सकते हैं, नेपोलियन एक महान योद्धा था। दुनिया के अधिकांश देशों को विजिट करता है और उसकी सबसे बड़ी चुनौती कोई थी? इंग्लैंड था। इंग्लैंड को वह हरा नहीं सकता था क्योंकि इंग्लैंड की नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी। इंग्लैंड का साम्राज्य पूरी दुनिया पर था। औद्योगिक क्रांति के बाद जिस तरह इंग्लैंड का साम्राज्य पूरी दुनिया पर फैला, उसके पीछे वहाँ की मशीनी युग के साथ साथ उसकी सैन्य शक्ति और नौसैनिक शक्ति को बहुत हद तक उत्तरदायी मान सकते हैं। यानी कहानी का तात्पर्य है, नेपोलियन बोनापार्ट की जो सबसे बड़ी योजना थी वह थी इंग्लैंड को किसी न किसी रूप से कमजोर करना। 1807 ईस्वी में वह रूस अभियान के बाद टिलसिट की संधि करता है। नेपोलियन बोनापार्ट 1807 में रूस अभियान के बाद 1807 ईस्वी में वह टिलसिट की संधि होती है। टिलसिट की संधि नेपोलियन को ऊंचाइयों पर ले गया। नेपोलियन का प्रभुत्व पूरी दुनिया में फैल गया। यानी टिलसिट की संधि नेपोलियन की कूटनीतिक विजय थी। 1807 में रूस से होती है। क्या था सर? टिलसिट की संधि का मतलब था रूस के एक बड़े भूभाग पर, यूरोप के एक बड़े भूभाग पर नेपोलियन का अधिकार हो जाना है। और 1806 और 7 ईस्वी में वह रूस अभियान पर जाता है और रूस को पराजित कर देता है। और टिलसिट की संधि के बाद रूस में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व है और टिलसिट की संधि 1807 में होती है। अब नेपोलियन बोनापार्ट के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी इंग्लैंड को कमजोर करना। इंग्लैंड को कैसे कमजोर किया जाए? उन्होंने एक व्यवस्था आरंभ की। उसका नाम क्या है? महाद्वीपीय व्यवस्था। क्या नाम है? यानी नेपोलियन बोनापार्ट महाद्वीपीय व्यवस्था को लाया था। और महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? चूंकि इंग्लैंड 19वीं सदी में आर्थिक रूप से, नौसैनिक दृढ़ से दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश था और नेपोलियन भी जानता था हम इंग्लैंड को आर्थिक रूप से तभी कमजोर कर सकते हैं जब उसको हम तभी हरा सकते हैं जब हम उसे आर्थिक रूप से कमजोर। यानी नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था कि यूरोप की बाजारों से जो इंग्लैंड की माल की सप्लाई होती थी, यूरोप के बाजारों में जो इंग्लैंड की माल की सप्लाई होती थी उसको कम किया जा, इंग्लैंड के निर्यात को ध्वस्त किया जा। यानी सभी यूरोपीय बाजार जो है इंग्लैंड की बाजार पर आश्रित है और इंग्लैंड के बाजार के प्रभुत्व को कम करना और इंग्लैंड की बाजार के स्थान पर फ्रांसीसी और उसके समर्थक देशों के द्वारा यूरोप के देशों की माल की आपूर्ति करना, यह नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था का हिस्सा है। यानी आप कह सकते, देख सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट की
महाद्वीपीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ही था। यूरोप की बाजार जो इंग्लैंड पर आश्रित थी उसको खत्म करके यूरोपीय बाजारों में फ्रांस और उसके समर्थक देशों की वस्तुओं की आपूर्ति करना, यानी इंग्लैंड और उसकी समर्थक बाजार व्यवस्था को ध्वस्त करना। अब इसके पीछे नेपोलियन क्या तर्क देता था? पहला तर्क यह देता था इंग्लैंड आर्थिक रूप से कमजोर होगा, वह सैनिक रूप से कमजोर हो जाएगा। जब सैनिक रूप से कमजोर होगा तो हम उसे हरा देंगे। यानी नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर बनाना, आर्थिक रूप से कमजोर बना करके हम उसको विजित कर सकते हैं। यह नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि सैनिक दृष्टि से नौसेना बहुत मजबूत थी और साम्राज्यवाद उसका था और उसके मित्र राष्ट्रों की संख्या अधिक थी। ऐसे में नेपोलियन यह जानता था हमको इंग्लैंड को कमजोर करना है, उसके बाजार को कमजोर करना होगा। उसके बाजार को कमजोर हो जाएगी, उसका सैन्य व्यवस्था कमजोर होगी, उसको धन नहीं मिलेगा। सैन्य व्यवस्था जब कमजोर हो जाएगी हम इंग्लैंड को हरा सकते हैं। इस उद्देश्य से लाता है। अब कुछ न कुछ उसके आर्डर होते हैं। यानी नेपोलियन बोनापार्ट पहला जो अपनी महाद्वीपीय व्यवस्था के तहत काम करता है वह है बर्लिन आदेश। क्या होता है? बर्लिन। 1807 ईस्वी में वह बर्लिन आदेश जारी करता है। बर्लिन आदेश में क्या था? इसमें कहा गया था यदि कोई इंग्लैंड का जहाज सामान लेकर के उसके समुद्री सीमा का उल्लंघन करते हैं तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। यानी फ्रांस और उसके समर्थक देशों के महासागरीय तट क्षेत्र में कोई इंग्लैंड का जहाज आ जाता है, इसमें सामान की आपूर्ति है, उसको क्या कर लेंगे? तो जब्त कर लेंगे। यानी बर्लिन आदेश का मुख्य उद्देश्य था इंग्लैंड को आर्थिक जो निर्यात करता था संसाधनों का, यदि किसी कारणवश किसी घटनावश फ्रांस और उसके समर्थक देशों के सागरीय क्षेत्र में आ गया तो उसको क्या करेंगे? जब्त। यही बर्लिन आदेश है। बर्लिन आदेश के तहत समुद्र के तटवर्ती उसका क्षेत्र है, उसमें कोई इंग्लैंड का जहाज आता है उससे क्या कर लेंगे? जब्त कर लेंगे। पहला चीज है, एक चीज है। सेकेंड था वर्षा आर्डर आता है। वर्षा आर्डर क्या था? वर्षा आर्डर में इसी बर्लिन आदेश का उसमें बातों को दोहराया गया था। 1807 में वर्षा आर्डर नेपोलियन बोनापार्ट लाता है और वर्षा आर्डर के तहत इंग्लैंड और उसके समर्थक देशों पर निर्यात पर रोक लगाने के लिए कानून बनाता है। अब नेपोलियन ने एक बर्लिन आदेश ला दिया, वर्षा आर्डर ला दिया। इसके साथ साथ इसके प्रत्युत्तर में इंग्लैंड ने भी क्या? आर्डर इन काउंसिल अधिनियम पारित करता। क्या कहता है? आर्डर इन काउंसिल। आर्डर इन काउंसिल का मतलब क्या है? आर्डर इन काउंसिल नियम पारित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य था फ्रांस और उसके समर्थक देशों के द्वारा किए गए आपूर्ति पर रोक लगाना था। क्या था? फ्रांस और उसके समर्थक देशों के द्वारा जो कच्चे माल की आपूर्ति की जा रही थी देशों में, उस पर रोक लगाना था। यानी नेपोलियन बोनापार्ट के वो बर्लिन आदेश और इसके साथ साथ बर्लिन आदेश के साथ साथ वर्षा आदेश के प्रत्युत्तर में आर्डर इन काउंसिल को पारित करता इंग्लैंड और इसके द्वारा फ्रांस के द्वारा उत्पादित सामग्रियों को जो यूरोपीय बाजार में जाते थे उस पर वह अंकुश लगाने का काम करता है। यानी और तीसरा जो चीज क्या करता है? नेपोलियन इतना ही नहीं रुकता है। नेपोलियन इतना ही नहीं रुकता है और वह कुछ और जो उसके मित्र राष्ट्र थे जैसे रूस के साथ ट्रेसिड की संधि करता है। रूस में भी यह कहता है काला इंग्लैंड के सामानों का बहिष्कार करे, इससे दबाव बनाता है। इसके साथ साथ स्पेन और पुर्तगाल पर भी वह संधि करता है कि यूरोपीय वस्तुओं का जो इंग्लैंड में आगमन हो रहा उसको हम बहिष्कारित करें। यानी नेपोलियन बोनापार्ट दुनिया के अन्य देशों के साथ साथ वह इंग्लैंड की सामग्री को बहिष्कार करने पर वह बल देता। क्या करता है? बहिष्कार करने पर बल देता है। अब लेकिन इसका दूरगामी भी परिणाम, पहला परिणाम क्या हुआ?
जो इंग्लैंड समर्थक देश थे वह नेपोलियन बोनापार्ट से क्या हो गए, नाराज हो गए। और दूसरा प्रभाव क्या देखा गया, दूसरा प्रभाव यह देखा जाता है, दूसरा प्रभाव यह देखा गया क्योंकि पोप जो ईसाई धर्म का धर्मगुरु था वह कैथोलिक मत को मानता था और पोप ने नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था से अलग हो गया और इसका परिणाम क्या हुआ, पोप ने नेपोलियन बोनापार्ट ने पोप को बंदी बना लिया। जितने भी कैथोलिक मत के अनुयायी थे नेपोलियन से नाराज हो गए। यानी नेपोलियन के आर्डर या महाद्वीपीय व्यवस्था को पोप के द्वारा मान्यता न मिलने से पोप को नेपोलियन ने बंदी बना लिया और सारे कैथोलिक लोग पोप से क्या हो गए, नाराज हो गए। यह भी इसके लिए इसकी विफलता का कारण है और इसके साथ साथ और भी कारण है क्योंकि जो छोटे छोटे जो मुल्क थे जो चोरी छुपे से दुनिया के इंग्लैंड और उसके समर्थक देशों को कच्चा माल पहुंचाते थे, इसको लगाम लगाने में नेपोलियन नाकाम रहा। यानी नेपोलियन की जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी वह था इंग्लैंड के और उसकी बाजारों को कमजोर करना और उसकी बाजार को कमजोर करके आर्थिक रूप से जब कमजोर होगा सैनिक दिल से स्वतः कमजोर होगा। इसके तहत बर्लिन आदेश के तो वर्षा आदेश, ऑर्डर इन काउंसिल तमाम अधिनियम पारित और दुनिया के अन्य देशों के साथ वो संधियां करता है। यानी नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था का उद्देश्य था यूरोप की बाजार इंग्लैंड पर आश्रित थी, उस इंग्लैंड की बाजार को कमजोर करके खत्म करके फ्रांस की बाजार उसके समर्थक देशों को बाजार को स्थापित करना था। नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ही था इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर बनाया जाए। इसीलिए फीसर कहता है नेपोलियन बोनापार्ट के अति महत्वाकांक्षी शासक था, उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था एक दुर्घटना के बराबर थी। यानी नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था का क्या परिणाम हुआ, नेपोलियन दुनिया का महान शासक था, महान विजेता था, दुनिया का आक्रांता था, लेकिन उसकी महाद्वीपीय व्यवस्था उसके पतन की गाथा लिख ली गई। और उसका परिणाम क्या हुआ नेपोलियन बोनापार्ट की महाद्वीपीय व्यवस्था का, उसका परिणाम यह हुआ जितने समर्थक देश थे, जितने ब्रिटेन के समर्थक इंग्लैंड के समर्थक देश थे वह क्या हो गए, नाराज हो गए। क्या हो गए, नाराज हो गए। एक तो यह कारण है। दूसरा, पोप को बंदी बना लेने से जो यूरोप के कैथोलिक मत के अनुयायी थे वे लोग नेपोलियन से नाराज हो गए। तीसरा, जो चोरी छुपके से जो नेपोलियन को इंग्लैंड को सामग्री उपलब्ध कराते थे उसको नेपोलियन रोक लगाने में नाकाम रहता है। और इसके साथ साथ और भी कारण थे। यानी नेपोलियन बोनापार्ट की जो महाद्वीपीय व्यवस्था जो थी वह उसके पतन का कारक बनी। और भी कारण क्यों पतन का कारण बनी, क्यों नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था विफल रही, इसके पीछे कारण था जो यूरोप के देश को खाद्यान्न नहीं मिल पाया महाद्वीपीय व्यवस्था से, इंग्लैंड से जाने वाला माल अवरुद्ध हो गया, वे सारे देश नेपोलियन से दूर हो गए। यानी नेपोलियन की जो महाद्वीपीय व्यवस्था थी यह नेपोलियन के पतन का मार्ग प्रशस्त करती है। यानी महाद्वीपीय व्यवस्था विफल क्यों रही, पहला कारण आप लोग जानेंगे, जो देश इंग्लैंड से खाद्यान्न या अन्य वस्तुएं मंगाता था उसकी आपूर्ति बंद हो गई, इससे वे समर्थक देश नेपोलियन से विरोधी हो गए, नेपोलियन के विरोधी हो गए। पहला कारण तो ये देखिए। दूसरा कारण देखिए, पोप नेपोलियन के आर्डर को नहीं माना, पोप को बंदी बना लिया। पोप कैथोलिक धर्म के धर्मगुरु को कहा जाता है। दुनिया के जो कैथोलिक मतानुयायी थे वह नेपोलियन से नाराज हो गए। और तीसरा कारण था जो इंग्लैंड और उनकी बाजारों में चोरी छुपके से अनाज और खाद्यान्न भंडारण पहुंचाते थे, उन खाद्यान्न अनाज भंडारण पर नेपोलियन लगाम लगाने में विफल रहता था। यानी इन परिस्थितियों और जो चौथा और भी कारण बताए, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था का परिणाम यही हुआ, नेपोलियन की महाद्वीपीय जो इंग्लैंड और उसके समर्थक देश थे नेपोलियन से खिलाफ हो गए और नेपोलियन के खिलाफ एक मोर्चा बना लिए। यानी कह सकते हैं
जिस उद्देश्य से नेपोलियन बोनापार्ट चला था महाद्वीपीय व्यवस्था के माध्यम से इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा, वह विफल सिद्ध हुआ। इसलिए फिशर ने कहा था नेपोलियन बोनापार्टा की महाद्वीपीय व्यवस्था उसके जीवन की महान घटना थी, जिसने उसके पतन की गाथा को लिखा। यानी नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था तो दूसरे अर्थों में कह सकते हैं, या उसके पतन का मार्ग प्रशस्त कर, यही उसका कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बंद।